हाँ तो विद्यार्थी आज से मैं सोशल साइंस का प्रतिदिन कक्षाएं आपको यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगी। आप प्रतिदिन ऑफलाइन क्लासें करते थे और आज से आपको ऑनलाइन क्लासें प्रतिदिन दी जाएगी। और मैं सोशल साइंस का शुरू आज से प्रथम दिन है और प्रथम दिन से आपको सोशल साइंस शुरू करा और प्रतिदिन आपको रोज कक्षाएं दी जाएगी। और देखिए आज हम सोशल साइंस का पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फ्रांस की क्रांति। देखिए फ्रांस की क्रांति आप लोगों को बताना है और सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्रांति होती क्या है। ठीक, क्रांति एक शब्द है और क्रांति को समझने से पहले हम समझेंगे कि क्रांति से और छोटा चीज़ें क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि क्रांति से छोटा, जैसे हमने लिखे आपको क्रांति, इसमें दिया है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस तो एक देश है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे क्रांति क्या होती है। तो क्रांति से छोटा आप जानते हैं, क्रांति से छोटा सब जो कहा जाए तो होता है क्रांति से छोटा विद्रोह, और विद्रोह से जो आपका छोटा होता है आंदोलन। छोटा कहने का मतलब ये मत सोचिएगा कि छोटा ये इतनी बड़ा है तो इससे इतना बड़ा है, ऐसे ढेर बड़ा अक्षर में ये नहीं जानना है कि आपको छोटा बड़ा दिया। छोटा बड़ा कहने का मेरा तात्पर्य बस यही है कि मतलब ये इससे बड़ा विद्रोह होता है और उससे बड़ा क्या होता है क्रांति। आंदोलन क्या होता है? देखिए आंदोलन आपने देखा होगा गांधी जी जब मन करे तभी बार बार क्या करना शुरू कर देते थे, आंदोलन करना भी शुरू कर देते थे। तो आंदोलन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं, किसी भी चीज का विरोध, जैसे देखते हैं जब चुनाव नेता जीत जाता है, कहता है कि मैं वैकेंसी लाऊंगा वैकेंसी, लेकिन जब नेता वैकेंसी नहीं लाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम उनका धीरे धीरे विरोध करना चाहते हैं। तो लोग विरोध करते थे पहले, गांधी जी ने बार बार विरोध, देखेंगे देश को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा विरोध करने का काम उन्होंने किया था। तो विरोध करने से तात्पर्य था कि वो हमेशा आंदोलन करते थे। आंदोलन का मतलब होता है बिना खाए पिए बैठ जाते थे, अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे और सरकार के खिलाफ। तो वो जो सरकार के खिलाफ आज विरोध होता, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के ऑफिसों के सामने, उनके कार्यालयों के सामने बैठ जाते थे कि आप लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। यानी कि जो हम आपको कहना चाहते हैं कि आंदोलन होता क्या है, तो आंदोलन से मतलब है कि आदमी क्या करता है कि किसी का विरोध करेगा, लेकिन उस विरोध में किसी भी प्रकार का झगड़ा मारपीट नहीं होगा, नॉर्मल बैठकर उनका विरोध करेगा बिना खाए पिए कि हाँ आप इस देश से चले जाइए, आप अपनी पार्टी बदल दीजिए, किसी भी प्रकार का विरोध हो सकता है। तो ये जो आपका आंदोलन है, आंदोलन का मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो बिना मारपीट किए ही क्या करना, विरोध करना। ठीक है, अब देखिए आ गया विद्रोह। विद्रोह का मतलब जैसे आंदोलन तो हमने बता दिया कि बिना झगड़ा झंझट किए किसी का अपने विरोध करने लगे तो आपका होगा आंदोलन। जैसे गांधी सबसे ज्यादा आंदोलन का प्रयोग करते थे। विद्रोह का मतलब क्या? विद्रोह का मतलब आंदोलन से बड़ा। आंदोलन से बड़ा का मतलब क्या समझने से कि अब आदमी बिना झगड़ा के मैटर को सॉल्व करता था तो आंदोलन के रूप में आ जाता था, लेकिन अब बैठे बिना खाए पिए बैठे खूब मस्ती से आज हम क्या करेंगे, इस सरकार को आने वाले समय में जल्द ही गिरा देंगे, इस सरकार की कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे। तो क्या कुर्सी कहाँ फेंकने वाली, कुर्सी तो अस्थायी कुर्सी फेंकेगी, कुर्सी तो वहीं के वहीं बैठे बेचारे, फलाना हार गए तो चिन्हा के बैठ जाएंगे, कुर्सी पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। यानी कि विद्रोह का मतलब होगा कि अब हम क्या करेंगे, यानी मुख्य रूप शब्दों में कहा जाए तो आंदोलन का मतलब झगड़ा नहीं करना, लेकिन विद्रोह का मतलब क्या करना, मारा पीटा कर लेना, यानी थप्पड़ हुआ, आराम से बैठे कोई दो तीन थप्पड़ मार के चला गया, फिर क्या कहलाएगा, विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या करना, आपस में मारपीट करना। लेकिन विद्रोह, और तो विद्रोह का अब क्रांति पे आइए तो क्रांति का मतलब होगा कि क्रांति का मतलब आपसे ये होगा कि आपने मारपीट किया, लेकिन अब ऐसा मारपीट करे कपार पर फूट जाए। देखते हैं आदमी गांव में मारपीट करता है, गांव का मार आपने देखा होगा, गांव में लोग मारपीट करते हैं तो नॉर्मल मारपीट नहीं होती, एकदम आए लेकर चिक्का उक्का मारे लगे तो कपार फाट फूट गया, ये क्या कहलाएगा, आपका क्रांति। ठीक, आंदोलन किसे कहेंगे, बिना झगड़ा झंझट किए किसी का विरोध करना ही कहलाएगा आंदोलन। विद्रोह किसे कहेंगे, आप झगड़ा झंझट किए, कपार उपार
दू थप्पड़ ऊ मारला, दू थप्पड़ ऊ मारला, ये क्या कहलाएगा? विद्रोह। कपार फरोवल क्या कहलाएगा? क्रांति। अब ये तो आप लिखेंगे नहीं परीक्षा में, कपार फरोवल कहलाएगा आपका विद्रोह, और बिना झगड़ा झंझट किए क्या कहलाएगा? आंदोलन। और क्रांति का मतलब कपार वपार फाड़ फूट दिया। ठीक है। आंदोलन का मतलब अब शाब्दिक रूप से हम समझेंगे, आंदोलन का मतलब होता है कि किसी का विरोध करना बिना किसी झगड़ा के, वो कहलाएगा आंदोलन। विद्रोह किसी कहेंगे, इसी का बड़ा रूप कहलाएगा विद्रोह, और सबसे बड़ा रूप क्या कहलाता है? क्रांति। ठीक है। क्रांति का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्रांति का मतलब क्या होगा? परिवर्तन। ठीक है। आज हमको देखना है, तो बता दिया आपकी क्रांति क्या होती है, विद्रोह क्या होता है, आंदोलन। आपको इतना तो याद हो गया होगा। हम पूछेंगे कि क्रांति बड़ी है दोस्तों कि विद्रोह बड़ा, तो आप बताएंगे सबसे बड़ा क्या होता है? क्रांति। क्रांति से थोड़ा सा छोटा क्या होगा? आपका विद्रोह। और उससे एकदम छोटा क्या होगा? आंदोलन। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। देखिए फ्रांस की क्रांति, कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1789। किस घटना से हुई थी? बास्तिल की घटना से। बास्तिल की घटना से। और ये शुरू हुई थी क्रांति, तो क्रांति शुरू हो गई तो आप जानते हैं कि एक डेट होता है। कोई भी चीज़ आप शुरू करते, पढ़ना शुरू करते तो अभी एक डेट होगा, 1 जनवरी 2 जनवरी। अब भाई जनवरी से कोई पढ़ता नहीं विद्यालय, अब तो नया सत्र सिस्टम हो चुका है। विद्यालय कब से खुलता है? अप्रैल से आपका सत्र नया शुरू होता है। उसी प्रकार इस समय क्रांति हुई थी कै तारीख को? 14 जुलाई 1789 को। किस घटना से? बास्तिल की घटना से। यह क्रांति समाप्त कब हो गई थी? यह क्रांति आपको समाप्त हुई थी 18 जून 1815। किस लड़ाई से? वाटरलू की लड़ाई से। ठीक है। ये तो हमने आपको बता दें, क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की घटना से हुई थी और समाप्त हो गई थी 18 जून 1815 को। देखिए क्रांति शुरू क्यों हुई थी, सबसे बड़ी चीज है। देखिए क्रांति शुरू क्यों हुई थी, तो क्रांति शुरू होने का सबसे बड़ा कारण है कि क्रांति शुरू हुई, मुख्य रूप से कहा जाए तो क्रांति शुरू होने का कारण था कि फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई, तो क्रांति जब शुरू हुई तो फ्रांस में जो आपका राजा था, फ्रांस का उस समय राजा था, फ्रांस का राजा थे आपका लुई 16वां। फ्रांस का राजा कौन थे? लुई 16वां। ठीक है। तो जब क्रांति शुरू तो उस समय राजा थे लुई 16वें। लुई 16वें आपके राजा थे और यह क्रांति शुरू हुई थी आपके 14 जुलाई 1789 को। तो उस समय जो राजा थे आपके लुई 16वें, कौन सा शासन उस समय चल रहा था? बुर्बो वंश। लुई 16वें किस वंश के शासक थे? तो बुर्बो वंश के शासक थे। ठीक है। लुई 16वें, तो लुई 16वें को लिख दीजिए, लुई आई लिख देंगे XVI। ठीक। ये मत सोचिएगा कि आटा वाला लुई, एक लुई होता आटा वाला आदमी रोटी कैसे कर करके खाना वाना बनाता है। ये लुई नहीं, लुई एक नाम है। इन्होंने क्या हुआ था, ये बुर्बो वंश के क्या था उस समय? संस्थापक थे। बुर्बो वंश चल रहा था उस समय। लुई 16वें फ्रांस के क्या थे? राजा थे। ठीक है। और देखिए ये जो लुई 16वें थी, इनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिनका नाम था मेरी एंटोनेट। क्या नाम था? मेरी एंटोनेट। लुई 16वें की शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से। ठीक है। और जो राजकुमारी थी वो ऑस्ट्रिया देश की थी और उनका शादी किससे हो गया था? लुई 16वें से। ठीक है। अब आप देखिएगा इसके आगे कि जब लुई 16वें गद्दी पे बैठा तो उस समय कंडीशन क्या थी? जब लुई 16वें गद्दी पे बैठा तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि यहाँ पे जब ये गद्दी पे बैठा तो राजकोषीय धन क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। राजकोषीय धन क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। अब देखिए राजकोषीय धन खाली क्यों हो चुका था? हमने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई कि इसमें मुख्य रूप से क्या था, जो गरीब मजदूर वर्ग था उन्हीं से टैक्स लिया जाता था। और टैक्स लिया जाता था तो जो टैक्स क्या था वो हम आपको आगे बताएंगे। बस इतना समझिएगा, इसका राजकोषीय धन क्या हो चुका था? खाली हो चुका था। तो जब राजकोषीय धन खाली हो चुका था विद्यार्थी, तो राजकोषीय धन खाली होने के कारण अब लुई 16वें की मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। भाई मुसीबतें क्यों नहीं बढ़ेगी? राजा है, जब उसका
पैसा समाप्त हो जाएगा तो आप जानते हैं किसी का आप ही के पॉकेट में पैसा जब रहता है तो पैसे की गर्मी से आप जहाँ मन के देंगे साला क्या समोसा छाना समोसा खा लेंगे पकौड़ी खा लेंगे जिसको जो आदमी मछली मुर्गा सारा चीज़ें खाते रहता है जब तक पैसे की गर्मी होती है। पैसे की गर्मी का मतलब ये मत सोचिएगा कि पैसा गर्म होता है। पैसे की गर्मी का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा सा एकदम मुड़ उड़ के बना चुना के चलते हैं। जहाँ पैसा समाप्त का मुँह लटक गया कहो फलाना तो आप कहेंगे पैसा वैसा क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है तो आपकी कंडीशन थोड़ी सी लो हो जाती है। उस समय क्या हुआ था इसका राजकोष ये धन क्या हो चुका था समाप्त हो गया था इससे परेशान हो गया था। ये बार बार क्या लगाता था टैक्स लगाता था। अब देखेंगे टैक्स लगाता था तो टैक्स किस पे लगाता था सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार आपसे पूछ रहे आप इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है और एक बार फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 14 जुलाई 1789 को। किस घटना से हुई थी बाबू बास्तिल की घटना से हुई थी। ठीक है फ्रांस की क्रांति कब समाप्त हुई थी 18 जून 1815 को। बहुत अच्छा किस लड़ाई से वाटरलू की लड़ाई से। ठीक है फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई थी आप लोग बताइएगा तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था लुई 16वें। बहुत बढ़िया लुई 16वें जब गद्दी पे बैठा तो उस समय फ्रांस में किसका शासन चल रहा था बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। एक चीज इसमें और था कि जब ये गद्दी पे बैठा था एक चीज और तो गद्दी पे बैठा था उस समय सन था 1774 ईस्वी। कौन सा सन था 1774 ईस्वी था। ठीक है जब ये गद्दी पे बैठे तो 1774 ईस्वी चल रहा था और जो बुर्बो वंश पे गद्दी बैठे तो लुई 16 उस समय इनकी एज कितनी थी 20 वर्ष थी। ठीक चलिए ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतने चीजों को एक बार हम आपको फिर से लिखवा दे रहे हैं जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी 14 जुलाई 1789। शुरुआत का मतलब क्या फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई थी यानी कि फ्रांस की क्रांति का अंत कब हुआ था समाप्ति कब हुआ था तो 14 जुलाई 1700 नहीं बाबू सॉरी इसका अंत हुआ था 18 जून 1815 को। ठीक है एक चीज बताएं फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुई तो उस समय राजा कौन था तो राजा आपके थे लुई 16वें। कौन थे लुई 16वें। इनका विवाह किससे हुआ था इनकी पत्नी का क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम था मेरी एंतोइनेट। पत्नी का क्या नाम था मेरी एंतोइनेट। ठीक है लुई 16वें जब राजा बना उस समय इसकी एज क्या थी 20 वर्ष। कितने वर्ष का था 20 वर्ष का था। ठीक इतना चीज हमने आपको बता दिया था। ठीक है आइएगा इतना चीज आप समझ लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका जो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई फ्रांस की क्रांति की चीज़ें हमने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति का होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि फ्रांस में धीरे धीरे जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय पूरे समाज में धीरे धीरे जनता ज़्यादा थी जनसंख्या इनकी ज़्यादा थी लोग धीरे धीरे क्या होते आगे तो जब जब पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस समय सबसे बड़ी चीज़ देखी कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन सारा चीज़ बेहतर था। लेकिन सारा चीज़ बेहतर होने के कारण भी फ्रांस में सबसे बड़ा कंडीशन था कि तृतीय वर्ग जो होंगे मजदूर वर्गों से टैक्स लेता था। इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया राजा का विरोध कर दिया। यही मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति कहलाई। ठीक है अब हम यहाँ तक तो आपको बता दें कि फ्रांस की क्रांति क्यों क्योंकि मुख्य रूप से मजदूरों से टैक्स लिया जाता था तो मजदूरों ने धीरे धीरे उनका क्या करना विरोध करना शुरू कर दिया। किनका विरोध राजा का विरोध। अब देखेंगे फ्रांस में समाज तो फ्रांस 18वीं सदी में फ्रांस में समाज को देखा 18वीं सदी में फ्रांस का समाज समाज का मतलब आप जानते हैं फ्रांस का समाज का मतलब लोग। यहाँ की 18वीं सदी में फ्रांस में
समाज कितने भागों में बटा हुआ था, हम इसको समझना है। तो फ्रांस में समाज 3 भागों में बटा हुआ था। एक आपका पहला जो भाग कहेंगे प्रथम स्टेट, और आपका दूसरा कहलाएगा द्वितीय स्टेट। कौन सा स्टेट? द्वितीय स्टेट। और तीसरा आपका कहलाएगा तृतीय स्टेट। देखिए, फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभक्त था। एक का नाम प्रथम स्टेट, दूसरे का नाम द्वितीय स्टेट और तीसरे का नाम है तृतीय स्टेट। देखिए, प्रथम स्टेट को हम क्या कहते थे? पादरी। प्रथम स्टेट को पादरी। द्वितीय स्टेट को हम कहते थे कुलीन। द्वितीय स्टेट को क्या कहते थे? कुलीन। और तृतीय स्टेट को कह सकते हैं अन्य वर्ग या मजदूर वर्ग। अन्य वर्ग या मजदूर वर्ग। इतना तो आपको अच्छे से समझ में एकदम आ गया होगा। 8वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को क्या कहेंगे? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट को क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट को क्या कहेंगे? अन्य वर्ग या गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग। देखिए, प्रथम स्टेट जो था, प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग कहते थे। यह मुख्य रूप से जो होते थे चर्च के लोग होते थे। चर्च के लोग का मतलब इनका मुख्य अधिकार क्या था? चर्च पे था। ठीक है, इनको जन्म से विशेषाधिकार मिला था। जन्म से कैसा अधिकार मिला था? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब सोचेंगे एक विशेष अधिकार नहीं। विशेषाधिकार का मतलब होता है उन्हें जन्म से ही कुछ ऐसे अधिकार मिले थे जो यूज करेंगे। जो लोग पादरी वर्ग में, चर्च वाले वर्गों में जन्म लेते थे, उनको जन्म से अधिकार था कि वह क्या करते थे? फ्रांस में टैक्स नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कर। जैसे हम आप सभी लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं। सोचेंगे कि भाई हम लोग तो कमाते नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? आप कमाएं चाहे न कमाएं, आपको टैक्स देना ही पड़ता है। ये मत पड़ता है, जैसे आप एक कलम खरीदें तो पेन 5 रुपया का, ये 5 रुपया का एकदम ओरिजिनल पेन नहीं होता। पेन बनता है, उसका दाम बहुत ही कम होता है, 1 रुपये 2 रुपये में उसमें कम आता होगा, उसमें सारा चीज़ें। अब ये पेन जहाँ बनता होगा वहाँ से आएगा कहीं दूसरे जगह, वहाँ से जब दूसरी जगह आएगा फिर उस स्थान से कहीं और दूसरे स्थान पर आएगा। ऐसे धीरे धीरे आता है। तो इसमें क्या करते हैं? पैसे इंक्लूड होते रहते हैं। इंक्लूड का मतलब शामिल होते हैं। और जब आप पेन खरीदते हैं तो 5 रुपये के पेन में कुछ ना कुछ इसमें टैक्स होता है। हमको मालूम भी नहीं चलता और हम टैक्स क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो उसे कहेंगे टैक्स। यानी टैक्स किसे कहेंगे? टैक्स वो होता है जिसमें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, मतलब सरकार को वर्तमान का रेशियो है कि जो व्यक्ति साल भर में 7 लाख से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं उनको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। और 7 लाख से ज़्यादा जब पैसे कमाएंगे तो आप कितना टैक्स देंगे? 5% टैक्स देंगे। ठीक है, तो प्रथम वर्ग के लोग को हम क्या कहते थे? चर्च के लोग कहिए। इनको कैसा अधिकार था? जन्म से अधिकार था। यह किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देता था। क्रॉस का मतलब टैक्स क्या करता था? नहीं देता था। ठीक, प्रथम स्टेट को क्या कहेंगे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मुख्य रूप से कौन से लोग थे? चर्च के लोग थे। इनको कैसा अधिकार था? जन्म से। जन्म से अधिकार कैसा था? कि इनको टैक्स नहीं देना था। ठीक है, आइए देखेंगे द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग। इसका सेकेंड नाम, जैसे आपका भी हर लोगों का सेकेंड नाम होता है। घर पे मिंटू, स्कूल में चिंटू। घर पे रीता, स्कूल में फीता। अलग अलग सबका नाम दो दो होता है, इसीलिए इसका भी कितना नाम था? 2 नाम था। ठीक है, द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग कहते थे। ये कुलीन वर्ग मुख्य रूप से राजा के सगे संबंधी हुआ करते थे। राजा के सगे संबंधी। सगे संबंधी का मतलब ये राजा के रिलेशन वाले लोग हुआ करते थे। राजा के सास, पतोह, दामाद, जितना को रिलेशन, मौसा मौसी, सब कौन से लोग आते थे? कुलीन वर्ग के। कौन से स्टेट से संबंध रखते थे? द्वितीय स्टेट से। ये मुख्य रूप से क्या करते थे कि किसी भी प्रकार का यह भी टैक्स नहीं देते थे। इनको भी अधिकार था कि यह टैक्स क्या करते थे? नहीं देते थे। टैक्स को क्या करते थे? नहीं देते थे। क्रॉस का मतलब है नहीं देते थे। दूसरी द्वितीय स्टेट क्या करते थे? हमेशा जो तृतीय स्टेट होता था, द्वितीय स्टेट क्या करते? तृतीय स्टेट जो आगे नीचे बताएंगे, तृतीय स्टेट से क्या करते थे? हमेशा भेंट भेंट भेंट
भेंट का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई व्यक्ति का कहा फलाना कैसे हुआ, ठीक ठाक हुआ, आप तेरा भेंट कर दें। जैसे शादी ब्याह में आदमी लड़कियां जाती हैं तो भोकर भोकर के रोती हैं कि भेंट कर लें, भेंट कर लें, माई को छोड़ कर जा रहे हैं, पापा को छोड़ कर जा रहे हैं, फलाना को छोड़ कर जा रहे हैं, चिन्हा को छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये भेंट से नहीं मतलब है, वो भेंट दूसरा। इस भेंट का मतलब है कि जो आपके द्वितीय स्टेट थे, द्वितीय स्टेट क्या करते थे, तृतीय स्टेट से हमेशा क्या लेते थे, उपहार लेते थे। उपहार का मतलब पैसा, पैसा नहीं देंगे, पैसा की जगह आप कुछ ना कुछ, जैसे मोबाइल ले दीजिए, ईयरफोन दे दीजिए, जलेबी दे दीजिए, समोसा दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, उपहार। तो द्वितीय स्टेट क्या करते थे, तृतीय स्टेट से भेंट लेते थे, भेंट का मतलब उपहार। आइए अंतिम स्टेट हम देखेंगे, तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट का अन्य नाम अन्य वर्ग अथवा क्या कहेंगे, मजदूर वर्ग। देखिए तृतीय स्टेट किसे कहते थे, तृतीय स्टेट का मतलब होता है कि यह मुख्य रूप से सबसे कमजोर वर्ग था। तृतीय स्टेट के पास मुख्य रूप से कोई खास विशेषाधिकार नहीं था। इनको जब भी जन्म लेते इनको मुख्य रूप से क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। वो भी टैक्स कैसा था, इनका टैक्स जो था इसका नाम था टाइड नामक टैक्स। टाइड नामक टैक्स, हिंदी लिख दे, जब सोशल हिंदी में पढ़ा होते तो क्या लिख देते, हिंदी में टाइड नामक कर देते थे। टाइड नामक कर देते थे। एक कर कौन लेता था, तो यह कर लेता था मुख्य रूप से आपके प्रथम वर्ग के लोग। प्रथम वर्ग के लोग इनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। किससे टैक्स लेते थे, तृतीय वर्ग से। कौन सा टैक्स लेते थे, टाइड। कितना का लेते थे, 1/10, 1/10 हिस्से के बराबर लेते थे हिस्सा। अब 1/10 हिस्सा का मतलब क्या सोचिएगा, ये भैया ये कौन हिस्सा लग रहा है, ये हिस्सा जैसे समझने के लिए आप 10 बोरा गेहूं का उत्पादन कर लिए और 10 बोरा गेहूं में 1 बोरा आपका गेहूं कौन लेगा, कौन लेगा, प्रथम स्टेट। कौन सा स्टेट लेगा बाबू, प्रथम स्टेट लेगा। और प्रथम स्टेट का पता अपने घर लग जाए, यहाँ के लग चला एक बोरा मिल गया तो बर्फी खाई, छेना खाई, पकौड़ी खाई, सबसे सस्ता चीज है। 1 बोरा में हम का रोज बोरा खाई, कोई महीना ले चले, ठीक है। नहीं तो एक प्रथम स्टेट ले लेता था टैक्स, लेकिन यह जाकर किसका देता था, राजा। राजा के जो मुख्य अधिकारी होते थे उन्हीं को क्या करता था, टैक्स देता था। मुख्य अधिकारी लोग जो होते थे उन्हें क्या देते थे, टैक्स देते थे। देखिए आप सोचेंगे कि कितना आओ माओ लिखे हैं, आओ माओ से मत, आप ध्यान से समझिए और आप आराम से देखेंगे, अच्छे से खूब बढ़िया से आप बुक लिए होंगे, बस समझे रहेंगे, एक बार बुक को पढ़ लेंगे, आपको थोड़ा भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। इतना हमको उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपसे फिर पूछ रहे, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एकदम आगे आगा तो बिना देखे, ठीक है। एक बार समझा दें, देखिए भाई फिर से। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज कितने वर्ग में विभक्त था, 3। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को क्या कहेंगे, पादरी। प्रथम स्टेट को पादरी। बहुत इससे और क्या कर सकते हैं, चर्च के लोग कहते थे। इनको कैसा अधिकार था, जन्म से विशेषाधिकार का मतलब वो अधिकार जो जन्म से मिलता है। कहाँ मिलल है, कौनो टैक्स रुपया पैसा रुपया कुछ ना दे सो, ठीक। दूसरा द्वितीय स्टेट को हम क्या कहेंगे, कुलीन वर्ग। द्वितीय स्टेट को क्या कहेंगे, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब ये राजा के सगे संबंध, हितै नतै वाले सब थे। कौन वाले, द्वितीय स्टेट। इहो कोनो टैक्स वैक्स ना दे सो, उल्टे से तृतीय वर्ग से का ले सो, भेंट। भेंट का मतलब उपहार, रोने वाला भेंट नहीं। उपहार में आप कुछ भी दे सकते हैं, घड़ी, मोबाइल, चश्मा, छेना, जीवन मन करी तवन देगा, ठीक है। तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट को हम क्या कहेंगे बाबू, अन्य वर्ग अथवा इसे कहेंगे मजदूर वर्ग। अन्य वर्ग या मजदूर वर्ग, ठीक है। तृतीय स्टेट से कौन सा कर लिया जाता था, टाइड नामक कर। टाइड नामक कर कौन से वर्ग के लेते थे, प्रथम वर्ग के लोग लेते थे। अब कोई टाइड नामक कर कैसा कर था, धार्मिक कर। कैसा, भुला गए, दिमागे है तब मैंने गड़बड़ हो जाला, ठीक है। टाइड नामक कर कैसा था, धार्मिक कर था। कितने हिस्से पे लेते, 1/10 हिस्से के बराबर लिया जाता था, ठीक है। चलिए आपको याद हो गया होगा, बोर्ड के चारों से रोक के पूछा तो एकदम याद हो जाएगा। बताइएगा, प्रथम स्टेट का अन्य नाम पादरी वर्ग, ठीक। द्वितीय स्टेट का अन्य नाम कुलीन वर्ग, बहुत अच्छा। तृतीय स्टेट का अन्य नाम मजदूर वर्ग, ठीक।
तृतीय स्टेट से कौन सा टैक्स लिया जाता था? बोलिए। बहुत बढ़िया, टाइद नामक टैक्स लिया जाता था। टाइद नामक टैक्स कौन लेते थे तृतीय वर्ग से? तो कौन लेते थे? प्रथम वर्ग के लोग लेते थे। कौन से वर्ग के लोग लेते थे? प्रथम वर्ग के लोग लेते थे। राजा के सगे संबंधी कौन से वर्ग को लाएंगे? द्वितीय वर्ग के लोगों को कहेंगे। चलिए ठीक है। कितने टाइद कैसा टैक्स था? धार्मिक कर था। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको पर डे डालते रहेंगे, हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, इसके फिर चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।